एवरीवन, वेलकम बैक। मैं अरुणा चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल लिपि टीचिंग क्लासेस पर। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब। हम यहाँ पर डे डिस्कस करते हैं साइकोलॉजी और उससे संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे सीटेट का ओल्ड पेपर जो कि 2022 1 जनवरी को हुआ था और ये थर्ड पार्ट है। मतलब इससे पहले हम दो जो सेट है वो डिस्कस कर चुके हैं और थर्ड पार्ट को हम दो पार्ट में डिवाइड करके यानी 15-15 का जो है क्वेश्चन के साथ में एनालिसिस करेंगे, क्योंकि पार्ट बहुत ज़्यादा जो है लेंदी हो जाता है। तो इस वजह से तो आपने 10 से 15 मिनट निकाल लीजिए और चलिए इसी के साथ में स्टार्ट करते हैं। हर एक क्वेश्चन काफ़ी जो है इंटरेस्टेड है। सेकंड लेवल का ये पेपर है, यानी कि 6 to 8 तक का ये लेवल रहेगा और ये सभी आपके टीचिंग एग्जाम्स में हेल्प करेगा। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि बाल विकास में संवेदनशील, संवेदनशील यानी कि सेंसिटिव अवधि, अवधि मतलब पीरियड का क्या अर्थ है। यानी कि बाल विकास यानी कि जो बच्चा बड़ा होता है उसकी ग्रोथ होती है, उसका डेवलपमेंट होता है। जब वो बड़ा हो रहा है, ग्रो कर रहा है, तो कोई ना कोई पीरियड उसकी लाइफ में ऐसा आता है, उसकी लाइफ में कोई ना कोई स्टेज ऐसी आती है जो बड़ी सेंसिटिव रहती है, जो बड़ी सेंसिटिव होती है, संवेदनशील होती है। तो इस संवेदनशील अवधि का अर्थ क्या होता है, तो वो आता क्यों है? वो केवल इसलिए कि संज्ञान और सीखने में तेजी से प्रगति से वो संबंधित है, या फिर विशिष्ट क्षमताओं के विकास के लिए इष्टतम अवधि है। विशिष्ट क्षमताओं के विकास के लिए इष्टतम अवधि यानी कि ज्यादा से ज्यादा स्किल्स को डेवलपमेंट करने के लिए वो बहुत ही अच्छा पीरियड है। या फिर वह काल जिसमें केवल भाषीय विकास को गति दी जा सके, या फिर वह अवधि जिसमें शारीरिक वृद्धि चरम पर हो। क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर विकास की, तो विकास में दोनों पक्ष आ जाते हैं, केवल शारीरिक वृद्धि की हम बात नहीं करेंगे। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, हर एक पॉइंट पर आपको ध्यान देना है, तभी आप आसानी से आंसर ले पाते हो। वह काल जिसमें केवल भाषी यानी कि केवल लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात नहीं हो रही है, ओवरऑल डेवलपमेंट की बात हो रही है, तो ये भी गलत है। और केवल संज्ञान, क्योंकि जहां पर भी आपको देखना है कि ये कीवर्ड होते हैं, केवल वर्ड अपने आप में नकारात्मक है। बाल मनोविज्ञान इसको नकारात्मक मानता है, शिक्षा मनोविज्ञान भी इसको नकारात्मक मानता है। अगर ये किसी भी संदर्भ में बच्चे के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं तो ये हमेशा गलत होते हैं। तो केवल संज्ञान और सीखने की तेजी, सीखने में तेजी से प्रगति से संबंधित नहीं, बल्कि ये जो एक संवेदनशील पीरियड होता है वो ये ऐसा पीरियड होता है जिसमें क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा जो विशिष्ट क्षमताएं होती है बच्चों में, उसके ग्रो के लिए, उसके विकास के लिए ये इष्टतम यानी कि एक आइडियल, एक अच्छी अवधि मानी जाती है। बात क्लियर हुई? तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने यहाँ पर क्लियर किया। आगे मूव करेंगे सेकंड क्वेश्चन की तरफ, समझेंगे। क्वेश्चन क्या है, आपसे पूछ रहा है कि विकास का शीर्षगामी सिद्धांत प्रतिपादित करता है। तो क्वेश्चन है कि विकास का शीर्षगामी प्रतिपादित करता है, फिर शीर्षगामी सिद्धांत प्रतिपादित करता है। शीर्षगामी यानी कि सेफलोकॉडल। कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि जैसे बच्चा है, बच्चे का विकास जो होता है दो तरीके से होता है। एक तो होता है उसका सिर से पैर की तरफ ये दिशा होती है, और दूसरा होता है उसका जो सीना होता है, सीने की बाहर की तरफ, जैसे उसका सीना चौड़ा होता जाता है, जैसे वो बड़ा बड़ा होता है और उसकी रीढ़ की हड्डी में मजबूती आती है, तो इस तरीके से। तो दो तरीके से विकास होता है बच्चे में, दो तरीके से शरीर में मजबूती आती है। तो पूछ रहा है कि विकास का शीर्षगामी यानी कि सेफलोकोडल, सेफलोकोडल यानी कि जो सिर से पैर की तरफ होता है, सिद्धांत प्रतिपादित करता है। तो विकास को सिर से पांव की तरफ, या फिर विकास केंद्र से छोरों की तरफ, या फिर पैर से सिर की ओर, या फिर छोरों से केंद्र की ओर। तो सामान्यतः हम भी ये मानते थे कि जब छोटे थे तो जो हमारा विकास होता है पैर से सिर की तरफ होता है, तो ऐसा नहीं होता है। तो होता क्या है कि जो विकास होता है वो सिर से पांव की तरफ होता है। ठीक है, पांव से सिर की तरफ नहीं, सिर से पैर की तरफ होता है। और दूसरी बात, अगर क्वेश्चन पूछा जाए प्रोक्सिमोडेस्टियल से, या फिर पूछ लिया जाए कि जो विकास होता है केंद्र से छोरों की तरफ, तो उसको क्या कहेंगे? उसको हम प्रोक्सिमोडेस्टियल यानी कि जो केंद्र होता है, सीना होता है, सीने से बाहर की तरफ जो विकास होता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3 है कि किस अवधि के दौरान, किस अवधि के दौरान विचार यानी कि जो थॉट्स होते हैं वो अमूर्त और आदर्शवादी हो जाते हैं। यहाँ पर अमूर्त है यानी कि एब्स्ट्रैक्ट है, और आदर्शवादी यानी कि आइडियल। उसमें एक लॉजिक आ जाता है, एक लेवल आ जाता है।
ठीक है, यानी कि बेफिजूल की बातें उसमें नहीं होती हैं। तो वह कौन सी अवस्था होती है? तो अवस्था की बात करें तो चूंकि अवस्था में तो कोई तर्क ही नहीं होता, कोई विचार बच्चे के पास में नहीं होता है। प्रारंभिक बचपन में विचार होता है, लेकिन वो उसका जो प्रकार होता है वो कैसा होता है? वो होता है प्रतीकात्मक। कैसा होता है? प्रतीकात्मक होता है। ठीक है, सिंबल्स के बेस पर बच्चा विचार करता है। मध्य बचपन में विचार करता है तो वो उसका प्रकार हो जाता है मूर्त प्रकार का। लेकिन बात हो रही है क्योंकि अमूर्त की, तो आदर्शवादी की, तो यह विचार आ जाता है बच्चे में किशोर अवस्था में। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। क्वेश्चन नंबर 4 है, पूछ रहा है आपसे कि पियाजे के सिद्धांत में संज्ञानात्मक प्रणाली, पियाजे के सिद्धांत से क्वेश्चन है, पियाजे के सिद्धांत में संज्ञानात्मक प्रणाली के लिए स्कीमाओं को पुनर्व्यवस्थित करना, पुनर्व्यवस्थित यानी कि उसको एकोमोडेट करना, एवं स्कीमाओं में जोड़ने यानी कि एजिमिलेशन करने को हम क्या कहते हैं? यानी कि जो पूरा प्रोसेस है ये किससे गुजरता है, एक तरह से इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फॉर एग्जाम्पल ये स्कीमा है, स्कीमा इन द सेंस आपकी नॉलेज, आपका ज्ञान, आप जो भी सोचते हैं, जो भी आप नया सीखते हैं, विचार आपके, आपका ज्ञान जिसे हम कहते हैं। ठीक है, ये स्कीमा होता है। ये एक तरह से एक संरचनाएं होती है आपके ज्ञान की। ठीक, और आप जो भी कुछ सीखते हैं, कुछ भी अपने जीवन में सीखते हैं, तो आप उसे एजिमुलेट करते हैं। एजिमुलेट का मतलब क्या होता है? यही होता है कि आप जो जो चीजें सीखते चले जाते हैं उनका अपने स्कीमा में उनको जोड़ते चले जाते हैं। ठीक है, और फिर जो भी अगर आप कुछ भी, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ गलत सीखा है या नया सीखा है, तो उससे जो आपका एक एक लेवल क्रिएट होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कोई गलत इंफॉर्मेशन या फिर गलत जानकारी आपने सीखी है और उसे आप चेंज करते हो, मॉडिफाई करते हो और अपने ज्ञान को एकदम सही सटीक निर्धारित करते हो, जिसे हम कहते हैं अकोमोडेशन, जिसे कहते हैं अकोमोडेशन यानी कि पुनर्व्यवस्थित करना। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है पूरा का पूरा प्रोसेस, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संगठन। क्या कहलाता है? ऑर्गेनाइजेशन या फिर संगठन। ठीक है, तो ये था पियाजे की थोड़ी सी संबंधित। अगर आप एजिमुलेशन समझ गए, एकोमोडेशन समझ गए और स्कीमा किसे कहते हैं वो समझ गए। ठीक है, स्कीमाज क्या होता है? स्कीमाज होते हैं हमारी जो सूचनाओं का संग्रह, यानी कि आप भी बहुत सारी चीजें अपने जीवन में सीखे हैं, आपने भी जाना है, बहुत सी चीजों के बारे में आप जानते हैं, तो उनका आपको ज्ञान है, उनका आपको नॉलेज है, तो वो जो सूचनाओं का संग्रह है वही आपका स्कीमा है। ठीक है, जिस चीज के बारे में जितनी जानकारी आप जानते हैं, आपका स्कीमा उतना ज्यादा मजबूत होता चला जाता है। बात क्लियर हुई। क्वेश्चन नंबर 5 है, पूछ रहा है फिल इन द ब्लैंक्स करके कि निम्नलिखित में से बच्चे मानसिक रूप से समस्याओं को हल कर सकते हैं, लेकिन समस्याओं को स्वयं सामग्री से संबंधित होना चाहिए, न कि प्रतीकों से। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि प्रतीक के माध्यम से न सोचकर अब वो क्या सोचने लगा है? वो सामग्रियों के माध्यम से सोचने लगा है। यानी कि उसका जो वो क्या बोलते हैं, तर्क है, वो कैसा हो गया है? वो अमूर्त है या फिर मूर्त है या फिर संवेदी चालक है या फिर पूर्व संक्रियात्मक है। तो सीधी सी बात हमने लास्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस किया है, अगर बच्चा समस्याओं को प्रतीकों के आधार पर नहीं बल्कि स्वयं सामग्री, किसी सामग्री से संबंधित करके उसे वो समझ रहा है, सोल्व कर रहा है, तो वो कौन सी अवस्था की विशेषता हमने अभी देखी थी? तो वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की। क्योंकि सममिति यानी कि शैशवावस्था जो का जो पीरियड होता है, यहाँ पर बच्चे के पास में कोई तर्क नहीं होता है। तर्क नहीं होता, वो सिर्फ अपनी सेंस के माध्यम से, सेंसरी के माध्यम से चीजों को सीखता है। ठीक है, और अगर बात करें पूर्व संक्रियात्मक की, तो यहाँ पर प्रतीकों के माध्यम से चीजों को सीखता है, जो सिंबल्स होते हैं उनके आधार पर वो चीजों को सीखता है। तो चूंकि बात तो पूछ रहा है यहाँ पर सामग्री के माध्यम से, तो सामग्री से संबंधित करके, यानी कि उसके सामने जो ऑब्जेक्ट्स है, जो भी खिलौने हैं, जो पदार्थ है, या फिर कह सकते हैं कि कोई घटना सामने घटित हो रही है, तो जब इस आधार पर बच्चा सीखता है तो वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है, जिसे हम कह सकते हैं कि बच्चा 7 से 11 की अवधि में है। यहाँ पर बच्चा 0 से 2 का पीरियड है, यहाँ पर जो पीरियड है वो 2 से 7 का है, और ये जो अमूर्त संक्रियात्मक है ये 11 से ऊपर का है। ठीक है, बात क्लियर हुई। ये भी पियाजे की थ्योरी से ही संबंधित क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर है 6, पूछ रहा है आपसे कि सामाजिक निर्माणवादी सिद्धांतवादी बच्चे को किस तरह से देखते हैं। जो सामाजिक निर्माणवादी यानी कि कंस्ट्रक्टिविज्म से संबंधित जो सिद्धांतवादी होते हैं, वो बच्चे को किस तरीके से देखते हैं। कहने का मतलब ये यहाँ है, अगर हम बात करें
कि व्यवहारवादियों की, सबसे पहले ये समझेंगे कि व्यवहारवादी बच्चे को किस प्रकार से सीखना समझते हैं। तो व्यवहारवादी तो बच्चे को क्या मानते हैं, एक कोरी स्लेट मानते हैं। क्या मानते हैं, कोरी स्लेट। उनका कहना यह है कि बच्चे को सब कुछ अभ्यास से, अनुकरण से, प्रैक्टिस से सिखाना पड़ता है। और अगर बात करें संज्ञानवादियों की, तो संज्ञानवादी क्या मानते हैं, संज्ञानवादी ये मानते हैं कि बच्चा क्या है, वो अपने विचार से, अपने अपने ज्ञान से, अपने दिमाग से चीजों को सीखता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है निर्माणवादियों की। तो निर्माणवादी ये मानते हैं कि बच्चा क्या करता है, बच्चे के पास में बच्चे को एक वो जो परिवेश मिलता है उसमें जब हम छोड़ते हैं तो वो संस्कृति से, समाज से, अपने आसपास के एरिया से बहुत सी चीजें सीखता है। और वो किस प्रकार से अपने अपने ज्ञान का वो जो निर्माता, वो मतलब अपने ज्ञान का स्वयं निर्माण करता है। कैसे करता है, स्वयं निर्माण करता है। इसी वजह से उसको क्या होना पड़ता है, एक तरह से एक्टिव रहना पड़ता है। और एक्टिव की परफॉर्मेंस में जब वो रहेगा, इन चीजों के संपर्क में जब वो रहेगा, एक्टिव रहेगा, तो बहुत सी चीजों का, अपने ज्ञान का वो स्वयं निर्माण कर लेगा। तो यहाँ पर जो आंसर है कि वो कोई स्लेट नहीं है, ज्ञान के निष्क्रिय प्राप्त करता नहीं है, वो ज्ञान के निर्माण में सक्रिय शामिल ज्ञान के निर्माण में शामिल सक्रिय प्राणी है। ठीक है, तो सिद्धांतवादी बच्चे को ऐसा मानते हैं। बात क्लियर हुई। क्वेश्चन नंबर 7 है, पूछ रहा है आपसे छात्रों के बीच संवाद को प्रोत्साहित करना और पाठ प्रदान करना किसका उदाहरण है। जो छात्रों के बीच में कम्युनिकेशन होती है और जब उनको कोई प्रॉब्लम होती है किसी क्वेश्चन में, किसी भी सिचुएशन में, तो उनको एक हेल्प के रूप में एक पाठ, एक स्कैफोल्डिंग प्रदान कर दिया जाता है। तो ये जो उदाहरण है किसका है, तो ये संयुक्त विकास का क्षेत्र बनाना यानी कि जेडपीडी का उदाहरण है। जेडपीडी होता क्या है कि फॉर एग्जांपल हमने बच्चे को एक क्वेश्चन सोल्व करने को दिया, एक पोयम याद करने को दी है जो कि 10 लाइनों की है, तो अपने आप से उसने 4 लाइनें याद कर ली है। आगे की लाइनें याद करने में उसे प्रॉब्लम आ रही है, और अगर प्रॉब्लम आ रही है तो वो यहीं पर जो बाकी 6 लाइनें बची है, ठीक है, वो उनको याद नहीं कर पाएगा। तो याद नहीं कर पाएगा तो आगे का क्षेत्र वो खाली रह गया, जिसे हम कहते हैं जेडपीडी। ठीक है, खाली रह गया। अब इसके अंतर को भरने के लिए, इसे कम्प्लीटली खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको किसी ना किसी माध्यम से, तरीके से, दूसरे तरीके से सिखाएंगे, हेल्प करेंगे, ताकि वो इस पूरे के पूरे एरिया को कवर कर ले। और यहाँ तक कि जो छह लाइनें हैं उनको पूरा करके वो पूरी 10 लाइनें याद कर ले, जिससे कि ये पूरा क्षेत्र न बन पाए। और ये जो जेडपीडी है, ये एक तरह से इस अंतर को भरने के लिए बच्चे को पाठ यानी कि हेल्प, एक संकेत, एक मदद के रूप में उसको दिया जाता है। पाठ का मतलब यही होता है कि अगर उससे कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसे कोई हेल्प दो, किसी भी रूप में दे सकते हैं, आप उसे संकेत कर सकते हैं, इंडिकेशन दे सकते हैं, कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं, कोई उदाहरण देकर उसे बताए, जिससे बच्चा समझ जाए और थोड़ा सा उसे हेल्प मिल जाए और वो पूरे साल पूरी जो है अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर ले, पूरी पोयम याद हो जाए, पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो इस तरीके से जो ये जो उदाहरण है किसका है, संयुक्त विकास का क्षेत्र बनाना यानी कि जेडपीडी, जिसे क्रिएटिंग ए जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट हम इसे कहेंगे। ठीक है, ये वाइगोत्स्की की थ्योरी में हम पढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप पूरी की पूरी थ्योरी प्लेलिस्ट में जाकर वॉच कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि किसने प्रस्तावित किया कि नया ज्ञान बच्चे में मौजूदा ज्ञान और समर्थन ज्ञान के साथ जानने में सक्षम होने के बीच के अंतर में निर्मित होता है। कहने का मतलब वही है कि बच्चे को जो नया ज्ञान है, नया ज्ञान बच्चे के मौजूदा ज्ञान में, ठीक है, बच्चे के पास में जो एक तरह से अपना ज्ञान है, जिस तरीके से वो किसी क्वेश्चन को सोल्व कर सकता है, किसी पोयम को याद कर सकता है, तो वो उसका मौजूदा ज्ञान है। ठीक है, और समर्थन ज्ञान यानी कि जो उसको हेल्प कर दी गई है, थोड़ा उसको एग्जाम्पल के माध्यम से या फिर किसी भी कहानी तरीके के माध्यम से उसको जो हेल्प कर दी गई है, तो बाकी उसको जानने में, पूरी कहानी जानने में, पूरा क्वेश्चन, पूरी जो है चीजों को, कॉन्सेप्ट को समझने में जो मदद मिली है, उसमें जो सक्षम हो जाता है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो अंतर निर्मित होता है उसे समझाने की कोशिश किसने की है, जैसे कि अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा भी है। तो ये है पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट किसका, लेव वाइगोत्स्की का, जो कि वो ये कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो बच्चा, हमने जिसे एक पोयम याद करने के लिए दी थी जो 10 लाइनों की थी, वो खुद से 4 लाइनें याद कर पा रहा था और हमने उसको हेल्प कर दी है, तो वो बाकी 6 लाइनें भी उसने याद कर ली है। तो इस तरीके से उसने पूरा का पूरा ये जो अंतर है, इसको
ये बीच के अंतर को निर्मित करने में वो सक्षम हो गया है, इसको भरने में वो सक्षम हो गया है। तो यही कॉन्सेप्ट जेडपीडी का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये किसने समझाया? हमें लेव वाइकोत्स्की ने समझाया है। ठीक है, बात क्लियर हुई। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है कि इनमें से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा का उदाहरण है? इनमें से कौन सी वह स्थिति है जो बाल केंद्रित कक्षा का उदाहरण है, यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन जो के तहत हम जो कक्षा बनाते हैं बच्चों की, उसका उदाहरण है। तो एक कक्षा जिसमें छात्र समूहों में बैठे हैं और शिक्षक बारी बारी से प्रति एक में जाते हैं, या फिर एक कक्षा जिसमें छात्रों का व्यवहार शिक्षक द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार और दंड से नियंत्रित होता है, या फिर एक कक्षा जिसमें शिक्षक निर्देश देता है और छात्रों को नोट्स याद करने के लिए कहा जाता है, या फिर एक कक्षा जिसमें छात्र जो चाहे करते हैं जबकि शिक्षक उन्हें चुपचाप देखते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर ज्यादातर इन ऑप्शन में शिक्षक का रोल ज्यादा दिखाई दे रहा है। जहाँ पर शिक्षक का रोल ज्यादा है तो वहां पर बच्चे को केंद्रित थोड़ा ना किया गया है, एक टीचर को केंद्रित कर दिया गया है। यहाँ पर ये जो ऑप्शन है, एक कक्षा जिसमें छात्रों को चाहे जो करते हैं जबकि शिक्षक उन्हें चुपचाप देखते हैं, ठीक है, तो शिक्षक अगर शिक्षक चुपचाप देखेंगे, थोड़ा बहुत भी उन्हें निर्देशित नहीं करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। एक कक्षा जिसमें निर्देश देता है कि छात्रों को नोट्स याद करना चाहिए, याद करने पर जोर नहीं देना चाहिए, ये भी गलत होता है। छात्रों का व्यवहार नियंत्रित नहीं करना चाहिए कभी भी, चाहे वो पुरस्कार के माध्यम से हो चाहे दंड के माध्यम से। नियंत्रित करना ये नेगेटिव माना जाता है, नकारात्मक होता है। तो बाल केंद्रित कक्षा वह कक्षा होती है जिसमें छात्र समूह में बैठे हो और शिक्षक बारी बारी से प्रत्येक में जाते हैं, यानी कि यहाँ पर छात्रों के अनुसार जो है पाठ्यचर्या को बनाया गया है, न कि शिक्षक के अनुसार। ये देखना होता है बाल केंद्रित शिक्षा में, ये ज्यादा जरूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि गोल्डन रूल। गोल्डन रूल यानी कि जिसे हम कहेंगे, ये जो एक रूल है जिसे सुनहरा नियम भी कहते हैं। तो गोल्डन रूल में प्रदर्शित आदर्श पारस्परिकता का विचार कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के किस चरण की प्रमुख विशेषता है? आप जानते हैं नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? कोहलबर्ग ने दिया, ठीक है। और उन्होंने नैतिक विकास की कितनी अवस्थाएं दी थी? उन्होंने 3 अवस्थाएं दी थी, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल, ठीक है, इस तरीके से, यानी कि प्राक संक्रियात्मक, प्राक नैतिकता का स्तर और नैतिकता का स्तर और जो है उत्तर नैतिकता का स्तर। इस तरीके से उन्होंने 3 अवस्थाएं यानी कि 3 कह सकते हैं कि लेवल विकास, नैतिक विकास के बताए हैं। तो ये 3 नैतिक विकास के जो लेवल उन्होंने बताए हैं उसमें भी 2 सब स्टेज होती हैं, जो कुल मिलाकर नैतिक विकास की अवस्थाओं में हम देखते हैं कि 6 अवस्थाएं हम पढ़ते हैं, ठीक। अब बात करें कि पहले लेवल की, पहले लेवल में 2 सब स्टेज आती हैं, जिसमें कि एक होता है दंड बनाम, जिसमें कह सकते हैं कि दंड और एक पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, ठीक है। और दूसरी उसमें सब स्टेज होती है गुड गर्ल एंड गुड बॉय। तो ये जो गोल्डन रूल आदर्श पारस्परिकता का विचार होता है, वो इस अवस्था का जो कह सकते हैं कि इसकी विशेषता होती है। यहाँ पर जो नैतिकता का स्तर होता है बच्चे के अंदर, वो दूसरों के द्वारा, जो उसके पेरेंट्स होते हैं, उसके पड़ोसी होते हैं, दूसरे जो गलत और सही उनको बताते हैं कि क्या गलत है, क्या करना सही है, चोरी करना पाप है, झूठ बोलना पाप है, इस तरीके से जो उनके सामने एक आदर्श पेश किया जाता है, वो उसी को नैतिकता मानते हैं, उसी को फॉलो करते हैं। और बच्चे इसमें गोल्डन रूल अपने इस एज में बनाते हैं, जिसमें कह सकते हैं बच्चा अभी 3 से 10 वर्ष का है, ठीक है। और इसमें बच्चा मतलब अपनी दूसरों की नज़रों में अनुमोदन पाने के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम करता है, ठीक है। गुड गर्ल एंड गुड बॉय बनने की वो अभिलाषा रखता है। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 11, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि क्या है? हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी से, इंटेलिजेंसी की थ्योरी से बहुत क्वेश्चन आते हैं, ये थ्योरी आपको रट लेनी चाहिए। इसके लिए वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर वॉच करें एक बार, समझने के लिए पूरा कॉन्सेप्ट। तो हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि क्या है? बुद्धि की अगर बात करें तो हार्वर्ड गार्डनर ने क्या माना है कि व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन, व्यवहार में नकारात्मक परिवर्तन, मूल उत्पादों का उत्पादन करने की क्षमता, या फिर कई विशिष्ट क्षमताओं का एक समूह। तो हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धि को क्या माना है? कई विशिष्ट क्षमताओं का एक समूह माना है। और बुद्धि यहाँ पर उन्होंने पहले 7 प्रकार की, बाद में 2 प्रकार की और उसमें ऐड की तो टोटल प्रकार इन्होंने 9 दिए हैं, ठीक है। और इनमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंट्रापर्सनल बुद्धि और इंटरपर्सनल बुद्धि से, तो इन्हें भी आप एक बार समझने के लिए पूरी की पूरी वीडियो वॉच करें। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12 देखेंगे
पूछ रहा है कि शिक्षकों को मानकीकृत पाठ्यक्रम शिक्षा शास्त्र में मूल्यांकन के तरीकों का पालन करना चाहिए। और दूसरा कि शैक्षिक प्रणालियों को बच्चों के बीच व्यक्तिगत मतभेदों को नजरअंदाज करना चाहिए। ऑप्शन ए में पूछ रहा है कि क्या हमें मूल्यांकन के लिए बच्चों को मानकीकृत पाठ्यक्रम अपनाना चाहिए, और दूसरा ये है कि ऐसा करने से क्या उनके अंदर जो शैक्षिक प्रणालियां हैं बच्चों के बीच में और साथ ही साथ उनके मतभेदों को, यानी कि जितने भी मतलब बच्चे हैं उनके लिए जो हम शैक्षिक प्रणालियां अपनाते हैं तो व्यक्तिगत मतभेदों को नजरअंदाज करके हमें मतलब शैक्षिक प्रणाली अपनानी चाहिए। तो दोनों ही गलत हो जाएंगे, क्योंकि पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, वो होना चाहिए हम बाल केंद्रित शिक्षा को फॉलो करते हैं तो पाठ्यक्रम मानकीकृत नहीं रख सकते। हमें पाठ्यक्रम कैसा रखना पड़ेगा, लचीला रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि जो व्यक्तिगत मतभेद है, जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, हम उन्हें खारिज नहीं करेंगे, हम उन्हें नजरअंदाज नहीं करेंगे, हम उनको जो है अलाउ करेंगे, उनको ध्यान में रखते हुए ही अपना पाठ्यक्रम अपनाएंगे। ठीक है, और इसी वजह से पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, मानकीकृत नहीं, लचीला होना चाहिए। तो दोनों चीजें गलत हो जाएंगी, ए ओ आर दोनों गलत है। ठीक है, ये दोनों के दोनों ही गलत है, इनकी व्याख्या भी गलत है। क्वेश्चन नंबर है 13 पूछ रहा है कि लड़कियों को जो गर्ल्स है, लड़कियों को भाषाओं और कलाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, जो कि पहले से ही होता आ रहा है, और गणित और विज्ञान को अपनाने के लिए उन्हें हतोत्साहित करना चाहिए। तो यहाँ पर ऐसा अगर कोई टीचर करता है तो वो किसको बढ़ावा दे रहा है? कहने का मतलब कि समाज में जो काम लड़कियों के लिए बनाए गए हैं कि तुम सिर्फ ड्राइंग कर सकती हो, तुम नाच गाना कर सकती हो, तुम इस तरीके की जो है कलाओं का तुम्हें ज्ञान होना चाहिए, और ना कि गणित और विज्ञान का। क्या करोगी, तुम्हें आखिरकार शादी तो करनी है लास्ट में जाकर। तो ऐसे अगर कोई विचार रखता है कोई टीचर या फिर कोई भी, तो वो क्या है, वो जेंडर समानता को बढ़ावा दे रहा है, या फिर जेंडर स्थिरता को, या फिर जेंडर भेदभाव को, या फिर जेंडर सशक्तिकरण को। तो वो कर रहा है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि जेंडर भेदभाव। ऐसा करने से समाज में एक जो रूढ़िवादी विचार बना हुआ है, उस रूढ़िवादिता को वो मजबूत कर रहा है, उसे बढ़ा रहा है। ठीक है, रूढ़िवादी विचार यानी कि पारंपरिक विचार वो ऐसे विचार होते हैं जो घिसे पिटे हैं, जिन्हें समाज कई पीढ़ियों से फॉलो करता आ रहा है, जिनमें अभी तक बदलाव नहीं हुआ है, और जिसे कह सकते हैं कि घरेलू काम कौन करेगी, लड़कियां करेंगी, और बाहर के काम करेंगे लड़के करेंगे। लड़की थाली में नहीं खा सकती, लड़की ऊपर बैठकर नहीं खा सकती, लड़की इस तरह के कपड़े नहीं पहन सकती, लड़की अविवाहित नहीं रह सकती। तो इस तरह के जो विचार है, जो मान्यताएं हैं, अगर उसी तरह की टीचर भी बात करते हैं कि तुम्हें होम साइंस पढ़ना चाहिए, तुम्हें गणित और विज्ञान नहीं पढ़ना चाहिए, तुम्हें कला पढ़नी चाहिए, तुम्हें भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए, तो सीधी सी बात है वो टीचर क्या कर रहा है, जेंडर भेदभाव कर रहा है। ठीक है, ये इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका जो है जेंडर वाला एक तो है टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक रचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार भाषा और विचार के बीच सही संबंध का वर्णन करता है? आप इससे संबंधित जो वीडियो है वो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर वॉच करें, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। पूछ रहा है आपसे कि वह कौन सा कथन है जो सामाजिक रचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार भाषा और विचार, क्योंकि भाषा जो है विचारों के बिना नहीं बोली जा सकती, तो भाषा और विचार के बीच संबंध का सही वर्णन करता है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? भाषा विचार निर्धारित करती है, भाषा और विचार द्वारा शासित और निर्देशित होता है, भाषा और विचार के बीच जो संबंध है द्विदिशात्मक है, भाषा और विचार स्वतंत्र संज्ञानात्मक क्षमता है। तो आंसर हो जाएगा भाषा और विचार के बीच संबंध कैसा है, द्विदिशात्मक है। कहने का मतलब यह है कि जब भी हम कोई भी बात बोलते हैं जिसे हम भाषा कहते हैं, ठीक है, अपने भावों, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए हम भाषा का इस्तेमाल करते हैं, और भाषा में हम हमेशा जो है सोच समझकर अपनी बातों को बोलते हैं, तो हमारे विचार उसमें शामिल होते हैं। इसी वजह से जो भाषा है और विचार है वो द्विदिशात्मक है। ठीक है, क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 है सीखने का आकलन के बजाय सीखने के लिए आकलन पर ध्यान केंद्रित करना सुनिश्चित करने के लिए क्या शामिल करना महत्वपूर्ण है। कहने का मतलब ये है कि एक तो जो आकलन बच्चे का करते हैं, एक तो होता है सीखने के लिए आकलन, ठीक है, एक होता है सीखने का आकलन। ठीक, तो सीखने के आकलन के बजाय जब सीखने के लिए आकलन किया जाए
तो सीखने के लिए आकलन कब होता है? जब कोई चीज प्रोसेस में हो, जैसे कि कोई टीचर पढ़ा रहा है और पढ़ाने के बीच में क्वेश्चन पूछ ले, तो वो सीखने के लिए आकलन है। जैसे कोई शेफ है, कुछ बना रहा है, फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन भी आया था कि एक शेफ है, अपनी उसकी जो कढ़ी बन रही है उसको चख रहा है, तो वो सीखने का आकलन कर रहा है या फिर सीखने के लिए आकलन कर रहा है? तो वो सीखने के लिए आकलन कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो स्वयं का मूल्यांकन करना चाहता है। वही चाहता है कि इस कढ़ी में अगर कुछ कमी रह गई है तो मैं उसमें और क्या ऐड करूँ, नमक कम है, हल्दी कम है, जो कुछ भी कम है, तो वो अपनी गलतियों को सुधारने का पर काम कर रहा है, वो स्वयं मूल्यांकन कर रहा है। और साथ ही साथ जैसे कि साथ में अगर कोई सीख रहा है तो उसका भी एक तरह से वो भी उस चीज को मूल्यांकित करता है। ठीक है। और इससे इससे हमें पता चलता है कि हमारे जो, जैसे कि कढ़ी का एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, तो हमारी कढ़ी का गुण कैसा है, उसका रंग कैसा है, उसमें और क्या चेंज किया जा सकता है। तो जब हम सीखने के लिए आकलन करते हैं तो हम सुनिश्चित करना चाहते हैं क्या? एक तो स्वयं मूल्यांकन, उसमें हम जज करना चाहते हैं कि काम हुआ कैसा है। हम टीचर हैं, हम पढ़ा रहे हैं, तो बच्चों से बीच में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो हम स्वयं का मूल्यांकन करना चाह रहे हैं, तो बच्चों को कितना समझ में आया, कितना नहीं आया। सहकर्मी मूल्यांकन, सहकर्मी का मतलब कितने, कौन से बच्चे ने सीख लिया, कौन से ने नहीं सीखा, साथ वाले ने सीखा कि नहीं सीखा, साथ साथ में इसको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, दूसरा क्यों नहीं हुआ, तो सहकर्मी मूल्यांकन। ठीक है। गुणात्मक मूल्यांकन, गुणात्मक प्रतिक्रिया, यानी कि बच्चा कितना समझ पाया, उसका रेस्पॉन्स कैसा है, उसके रेस्पॉन्स से क्लियर होता है। ठीक है। तो इस तरीके से ये इतने तरह से हम कह सकते हैं कि ये इसके केंद्रित होता है। सीखने के मूल्यांकन में हम इतनी सारी चीजों को जो है ऐड करते हैं, इन सब चीजों का जो है मूल्यांकन करते हैं। तो इस वजह से हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए बी सी में, यहाँ पर 1 2 3 हम देखेंगे बी ऑप्शन में एकदम सही मैच हो रहा है। ठीक है। तो हमने यहाँ पर 15 क्वेश्चन को डिस्कस किया, जो हमारा ओल्ड पेपर का थर्ड पार्ट है। ठीक है। थर्ड पार्ट में हम, जो थर्ड पार्ट है उसके 2 पार्ट बना रहे हैं, और जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट में 15 क्वेश्चन डिस्कस किए, सेकंड पार्ट में लास्ट जो 15 क्वेश्चन बचे हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, यानी कि सेकंड पार्ट 16 to 30 रहेगा। तो इसी के साथ में मैं समझती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये ओल्ड सीटेट ओल्ड पेपर आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, अपनी तैयारी कर रहे होंगे। कोई भी क्वेरी हो तो जरूर बताएं, और इससे संबंधित अगर कोई भी डाउट रह गया हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। क्लास कैसी लगी कमेंट करना ना भूलें, और अपनी लाइक शेयर सब्सक्राइब आप अपने इंटरेस्ट, अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो आप लाइक कर सकते हैं, बाकी लोगों को भी शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं इसी के साथ में नेक्स्ट क्लास में, और अपनी अच्छे से तैयारी करते रहिए। जहां पर भी जिस क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो उससे संबंधित आप टॉपिक को जरूर वॉच करें, अपनी किताब में भी देखें, और उसे ज़्यादा से ज़्यादा एनालिसिस करें, बार बार उसको रिवाइज करें, क्योंकि आपका एग्जाम नज़दीक है। इसी के साथ मैं लेना चाहूँगी आपसे विदा। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।